अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी है। ईरान में एक साथ 30 ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति के घर पर भी हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने ईरान पर एक साथ कई मिसाइलें दागी है। तो यूएस और इजराइल को ईरान की सीधी धमकी है, लड़ाई तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। अब ईरान ने यह धमकी दी है और कहा है कि लड़ाई तुमने शुरू की है और इसे खत्म हम करेंगे। बता दें कि लंबे समय से अमेरिका की ओर से कहा जा रहा था कि ईरान पर हमला किया जाएगा और अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 30 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति के घर पर भी हमला हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला है, जहां दोनों देशों ने मिलकर एक साथ कई मिसाइलें दागी है। तो ईरान पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी है। 30 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। तो बता दें कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने को लेकर अमेरिका लगातार ईरान से कह रहा था कि आप जो परमाणु हथियार बना रहे हैं उनको बंद कर दीजिए, वरना हमला किया जाएगा। और वही हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनाई दी। तो बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनलों से जुड़े स्रोतों ने की है। इन रिपोर्टर्स ने बताया है और इन रिपोर्टों ने बताया है कि इजराइल ने दर्जनों मिसाइलें दागी है। सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। चलिए, हमारे साथ चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी जुड़ गए। पीसी थपलियाल जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, जिस चीज का डर था वही हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इस हमले का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और विशेष तौर पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अभी लास्ट ईयर भी अमेरिका ने मिसाइल दागी थी ईरान पे, क्योंकि ईरान और हमास के बीच में जो खटास चली हुई है वो बहुत लॉन्ग पीरियड से चली हुई है। और ये माना जाता है कि जो फिलिस्तीनीज है उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, उनका जो माई बाप है वो ईरान है। तो इस मामले में हमें एक क्लियर था कि जब मोदी जी इजराइल में थे तो हमें मालूम था कि मोदी जी जैसे ही आएंगे युद्ध शुरू होगा। मैंने उस समय भी आपके चैनल में ये बात कह दी थी कि इस मोड़ पे खड़ा है विश्व कि जहां युद्ध कभी भी तीसरा विश्व युद्ध की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कुछ कंट्री कतर बीच में आ गया था और कतर के कारण वो जो आग लगी थी, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिका और ईरान हुई थी, उसको कतर ने संभाल लिया था और इसको स्विच डाउन करके समझौता के पे आ गए थे। क्योंकि उस समय ईरान ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। ये समझा जा रहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक चीज इस समय बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक रणनीति के तहत हमको अंधेरे में रखते हुए भारत को इजराइल बुलाया गया और इजराइल बुलाकर एक संदेश चीन और रूस को दे दिया गया है कि अगर तुम आगे आओगे तो हमारे साथ भारत भी है। और उस समय हम इनसे अलग थे, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं थे। लेकिन इस समय हमारे जो इजराइल की विजिट प्रधानमंत्री जी ने की और वहां पे पूरा एक ऐसा फ्रेंडशिप जाहिर की कि हमारे गांव-गांव तक इजराइल के प्रोडक्ट जाएंगे। ये अभी ऐलान किया उन्होंने, क्योंकि कुछ शुरुआत में तो वो स्वदेशी की बात करते थे, अब इजराइल के प्रोडक्ट हमारे गांव की बात हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन में किया। अब इस अपेक्ष में हमारी जो फौजें हैं वे निश्चित रूप से ये लगेगा विश्व को कि हमारी जो समर्थन है, चाहे हम मुख्य रूप से ही हमारा समर्थन होगा वो अमेरिका और इजराइल के साथ होगा। जबकि ऐतिहासिक तौर से जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इंडिया हमेशा
अरब कंट्रीज के साथ रहा है, ईरान के साथ रहा है, फिलिस्तीन का बहुत अच्छा मित्र रहा है। ये नया मोड़ है, नया इतिहास की शुरुआत है जो हम देखने जा रहे हैं। और भविष्य के घर में, क्योंकि अभी ईरान ने रिएक्ट नहीं किया, अभी चाइना ने भी खामोश है और अभी रशिया भी खामोश है। इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए हम अभी भी ये मानते हैं कि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। भले ईरान को एक टैक्टिकली प्रेशर अमेरिका दे रहा है कि वे एटॉमिक जो संधि है उसमें हस्ताक्षर कर दे, जबकि ईरान इस पूरी तौर से मना कर रहा है कि मैं अमेरिका के साथ जो एटॉमिक संधि है उसमें मैं कतई दस्तखत नहीं करूंगा। और यही कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण बताया गया है। जी पीसी थपलियाल जी, मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। अब भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड लेना चाहिए, और दूसरा ये कि जब ये हमला किया गया, क्योंकि भारत इजराइल गया था, उसके बाद फिर ये हमले शुरू हो गए, तो क्या इसके बाद से फिर ईरान और भारत के रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास आ सकती है? हमारी खटास उसी दिन आ गई जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल में अपने जो नेतन्याहू जी थे वहां के, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ जो मीटिंगें की, उसी दिन खटास आ गई थी। क्योंकि ईरान हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक फ्रेंड था, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाल में ही हमारा जो एक बहुत बड़ा पोर्ट वहां बन रहा था ईरान में, वहां से भी हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो सब बेकार करते हुए हमें वापस आना पड़ा। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि देश अगर इस तरह से फ्लिप फ्लॉप चलेगा विदेश की नीति में, तो वास्तव में हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे और हमें भारी नुकसान विश्व स्तर पे उठाना पड़ेगा। और इस समय आप ये बोल रहे हैं कि भारत का स्टैंड क्या होगा, भारत का स्टैंड तो ऑलरेडी हो चुका है कि हम इजराइल के साथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों देश मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो दो देशों के बीच युद्ध हो गया। ये युद्ध की पूरी तैयारी थी। मैं उस दिन जान रहा था कि ये युद्ध के पहले जो पहला कदम होता है उस कदम को देखते हुए किया गया था कि मोदी जी को वहां बुलाया गया था। कई पक्ष और विपक्ष में बड़ी खींचातानी हुई। विपक्ष ये मान के चल रहा था कि अमेरिका अब हमारे प्रधानमंत्री जी को एपस्टीन फाइल के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है और वो जो कहता जा रहा है हमारा प्रधानमंत्री वो करता जा रहा है, ये विपक्ष कह रहा था। लेकिन पक्ष कह रहा था कि नहीं, हम इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, हम उसकी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उसका आयरन डोम लाना चाहते हैं, आयरन जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है उसको लाना चाहते हैं। तो ये पक्ष अपना वो दे रहा था। लेकिन ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है और निश्चित रूप से भारत की चिंताएं बढ़ेंगी और भारत की जो भविष्य है वो भी एक अंधेरों में ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब रूस और चाइना क्या स्टैंड लेगा ये अभी देखना बाकी हो, कैसा स्टैंड उनका रहेगा। और आपने कहा कि जिस प्रकार से जो उनकी रक्षा प्रणाली है वो भारत में लाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से तमाम उनके जो एरोड्रोम है या दूसरे प्रकार के जो उपकरण है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था उसमें तो S-400 रूस का काम आया था। मैंने कहा S-400 का एक और ऑर्डर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने रशिया को ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे दिया है। हमें एक और भी लाना है उसको, S-400 और भी हमारे पास आ रहे हैं। हमने ये इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री से भी समझौता किया वेपन्स के बारे में। हमने हाल में ही फ्रांस से जो राफेल दिए हैं वो राफेल भी जो 114 राफेल लेने जा रहे हैं हम, वो भी मैंने पहले भी अपने विश्लेषण में कहा था कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो राइफल जो एयरफोर्स के पास है वो बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल राइफल ले रहे हैं हम, ये नेवी के लिए ले रहे हैं। और नेवी में हमारे पास इतना बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जो इतने बड़ी नंबरों को राइफल को हम समा पाए सी में। अब ये कहीं हमें पोर्ट में रखने पड़ेंगे, लेकिन
जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस तरह से हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरता जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर दिखने को आएगा। लेकिन इससे पहले, देश से पहले इस समय हमारे को प्रधानमंत्री जी का बचाना है। प्रधानमंत्री जी की जो इज्जत दांव में लगी है, उस इज्जत पे पूरा देश आज उनके पीछे खड़ा है और बाकी देश का भविष्य पूरी तौर से भविष्य के गर्भ में है कि भारत का क्या होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसी रणनीति कर रहे हैं जो आज दिन तक स्वतंत्र भारत ने कभी भी ये स्टैंड नहीं लिया था। वो स्टैंड हम अब ले रहे हैं माननीय अपने मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।